जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों ये सभी के 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हम कंटेंट देते हैं वह बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वह यह है कि भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? यानी कि भारत का जो पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था वह कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर तथा ऑप्शन डी है आपका अन्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का जो पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था वो आपका भीमराव अंबेडकर जी थे। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो बाबा साहेब अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ सैन्य छावनी में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे तथा जो इनकी मृत्यु हुई थी वह आपका 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। तथा जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके नाम पर जो राष्ट्रीय स्मारक है वह नई दिल्ली में है तथा उसे ही उनके समाधि स्थल को ही चैत्य भूमि कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इनका जो समाधि स्थल है वह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है वह चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है तथा यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम उम्र क्या है। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष तथा 18 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए यानी कि सांसद बनने के लिए आपका जो कम से कम उम्र होना चाहिए वह आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो लोकसभा है वह आपका आर्टिकल 81 में है भारतीय संविधान के, तथा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल होता है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, और इसमें पूछा जा रहा है आपका कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 30 साल, 40 साल, 35 साल तथा अन्य। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष का होना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 80 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं यानी कि नामांकित किए जाते हैं, और 238 जो सदस्य होते हैं वह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि नीति आयोग कब बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 3 स्टार इस पे लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग कब बनाई गई। अब आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी है आपका 23 जून 2015 तथा ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015, यानी कि नीति आयोग जो बना था वह आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो नीति आयोग है इसका जो पूर्ण रूप है यानी कि जो इसका पूरा नाम है वह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि योजना आयोग कब बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग कब बनाई गई। आपके ऑप्शन है 1945, 1950, 1947 तथा 1960। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो योजना आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी। इसी के स्थान पर अब नीति आयोग बना गया है। यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो योजना आयोग है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई तथा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका नीति आयोग है इसका भी जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ, जो कि नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। अब आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 तथा 26 जनवरी 2015। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो आरंभ हुआ था
वह 2 अक्टूबर 2014 को। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वह राजघाट नई दिल्ली से 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। अब आपके ऑप्शन है 2005, 1998, 1999 तथा 1995। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1999। यानी कि निर्मल भारत अभियान जो बनाया गया था वह 1999 में अटल बिहारी सरकार द्वारा बनाया गया था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि निर्मल भारत अभियान को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का कब गठन हुआ था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन जो है वह 1942, 1995, 1990 तथा अन्य। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1942। यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अक्टूबर 1942 के दौरान जापानी कब्जे वाले सिंगापुर में स्थापित किया गया था आज़ाद हिंद फौज का, और इसे जापान के साम्राज्य की कठपुतली राज्य भी माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। अब आपके ऑप्शन है सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952, जनवरी 1899। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अगस्त 1952। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वह 1952 में हुई थी। अब आपको ये ध्यान देना है कि भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको एक करेक्शन करना है कि जो यहाँ पे योजना आयोग लिखा है इसके स्थान पर आपको नीति आयोग को जोड़ लेना है कि यानी कि भारतीय संघ यानी कि भारत जो है उसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं पदेन। तथा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद करना है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। अब आपके जो ऑप्शन है वह यह है कि राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी द्वारा 1932 में भारत में छुआछूत को मिटाने के लिए तथा हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत में दलित वर्ग के उत्थान के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों आपके ऑप्शन है डलहौजी, क्रिप्स, कर्जन तथा माउंटबेटन। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो आपके थे वह थे माउंटबेटन जी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सी राजगोपालाचारी जी थे। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब आपके ऑप्शन है दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी शाहजहानंद तथा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है तथा इसकी जो स्थापना हुई थी वह 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अब आपके ऑप्शन है WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह 26 दिसंबर 1885 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 में हुआ था तथा इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य भी थे तथा दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि दादा भाई नौरोजी जी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की राष्ट्रीय मांग के रूप में मांग की, ये आपको ध्यान देना है।
आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का जो उपयोग हुआ था वह किसने किया था। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, जो कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस थी। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि रॉलेड एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। अब आपके ऑप्शन है 1951, 1919, 1819 तथा 1958। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोलैंड एक्ट जो हुआ था वह आपका 1919 में पारित हुआ था। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देना है कि रोलैंड एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। और इससे आपको ये भी ध्यान देना है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और उनके खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए भारी शक्तियां प्रदान की। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंपारण में, यानी कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वह चंपारण में किया था। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो चंपारण वह है आपका वह बिहार में है तथा 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह भी आपको ध्यान देना है। और यह ब्रिटिश औपनिवेश काल के दौरान भारत के बिहार के चंपारण में जिले में हुआ एक किसान विद्रोह था। यह भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। अब आपके ऑप्शन है 1935, 1950, 1947 तथा 1942। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह 1942 में हुआ था। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो करो या मरो का नारा दिया था वह गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे कहीं कहीं पे अगस्त क्रांति के नाम पर भी जानते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। अब आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। और जो लोकमान्य का अर्थ होता है वह होता है जनता का प्रिय नेता। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा मदन मोहन मालवीय तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में अमृतसर में, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू जी, और 1928 में कलकत्ता में दोबारा अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरोजिनी नायडू जी नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़ी थी। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो सरोजिनी नायडू जी थी वह अपने मधुर वाणी और सुंदर कविताओं और प्रभावशाली भाषण के कारण ही भारत कोकिला और भारत की बुलबुल के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता था तथा 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थी। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।